नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में पर से टकराकर लूनार मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है तो आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनार मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं जा सकता था। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला, नहीं तो ये झंडा कैसे ले रहा है चांद पर बिना हवा के। क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 2, 1, 0, all engines running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on the stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अपोलो 11 मिशन का प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर, स्पेशली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने के लिए एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिस धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी एक सैटेलाइट लॉन्च करता है। फिर उसके 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे आखिर कैसे हम सोवियत को हरा सकते हैं, बाय पुटिंग ए लैबोरेटरी इन स्पेस और by a trip around the moon, are we working 25 hours a day on exiting program? If not, why not? Are we making maximum effort? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं जिसकी वजह से ड्रामेटिक रिजल्ट मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाएं और जीत जाएं? इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है क्योंकि जल्दी ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 15 मई 1961 को अपने फेमस भाषण में वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने के पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उससे ये सेफली वापस धरती पर भी लेकर आएंगे। बहुत से लोगों के लिए अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961 में इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर इतने पुराने हुआ करते थे और ऐसे ज़माने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे। इसके लिए अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को और पूरी स्पेस एजेंसी से एक मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। कुछ ही महीने बाद टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो जाती है। सबसे पहली ये टेस्टिंग करते हैं उन रॉकेट्स का जिनका इस्तेमाल करेंगे धरती से बाहर निकलने के लिए। फिर टेस्टिंग करी जाती है कमांड मॉड्यूल्स की, हीट शील्ड्स की,
कि कितना वो गर्मी से बचा पाएंगे। सर्विस मॉड्यूल के प्रपल्शन की 1963 से लेकर 1977 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमेन्ड होते हैं, यानी कि कोई इंसान इनमें नहीं बैठा होता है। जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फरवरी 1967 में ये पहले मैनमेड टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट में बैठ के ऊपर तक जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 11। लेकिन धरती पर ही चल रहे टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके केबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट प्रिपेयर कर रहे थे ऊपर तक जाने के लिए वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता, बल्कि अपने आगे के टेस्ट जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सारे मिशन अनमेन्ड होते हैं। फिर से टेस्टिंग के लिए अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है, इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 को अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और 2 महीने बाद मई 1969 को अपोलो 10 मिशन इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलमोस्ट हर चीज प्रैक्टिस कराई जाती है जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाएगी। एक्सपेक्ट कि वो चांद पर लैंड करे। अब स्पीड देख रहे हो किस तेजी से नासा यहाँ पर एक के बाद एक मिशन लॉन्च किया जा रहा था। हर 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें नेक्स्ट चीज टेस्ट करी जाएगी। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग, और इन सारी टेस्टिंग्स के बाद फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 इन सारी टेस्टिंग्स के बाद फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंग्स और लूनार मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रच जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन तो बड़े फेमस नाम बन जाते हैं, इनको हर कोई जानता है आज के दिन। लेकिन माइकल कॉलिंग्स को इतना नहीं जाना जाता है। क्यों है ऐसा? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे आपको बताऊंगा। तो इस अपोलो 11 का मिशन अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रख के CSM बोला जाता था, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मकसद यह था यहाँ पर कि जो लूनार मॉड्यूल होगा सिर्फ वही हिस्सा डिटेच होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल को उड़ाकर वापस अटैच किया जाएगा CSM से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आएंगे। और इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 बिलियन गैलन्स केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। तो इस पूरे रॉकेट्स का वजन 30 लाख किलो था। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट गया, अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा और वो ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा। और फिर अर्थ के का करीब 1.5 चक्कर लगाया इन्होंने। इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल धरती पर मौजूद था। उन्होंने कम्युनिकेट करके परमिशन दे दी कि ट्रांस लूनार इंजेक्शन कर लिया जाए। तब धरती के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट की तरफ इसके स्पेसक्राफ्ट को ले जा दिया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। सैटर्न V5 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। इसकी तीसरी स्टेज थी रॉकेट की, ये
सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर अंदर हो गया। इसके बाद एक्चुअली में चांद तक पहुंचने में कई दिन तक समय लग गया। एस्ट्रोनॉट से इंतजार किया, अंदर बैठकर कभी खाना खाया, कभी सोए, कभी फोटोज खींची। अपनी 19 जुलाई 1969 को ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहाँ पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निकनेम दिया जाता है कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनार मॉड्यूल का नाम था ईगल, और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। बात यह थी कि जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था ये चांद के ऑर्बिट में ही बने रहे, सिर्फ लूनार मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा। यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही रीजन है शायद कि माइकल कॉलिंस का नाम हर कोई इतना नहीं जानता। हालांकि वो अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे जरूरी था, क्योंकि बाद में आकर उस लूनार मॉड्यूल को वापस सीएसएम के साथ अटैच होना था, और अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जिंदा और नहीं वापस लौट पाते। अब 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है। 12:02 अलार्म। अब ना तो नील आर्मस्ट्रांग और ना ही बज एल्ड्रिन जानते थे इस अलार्म का मतलब क्या है। मिशन कंट्रोल फिर ये मिशन कंट्रोल रूम से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो, आगे चलते रहो। बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली में वार्निंग थी कि जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंकफुली डिज़ाइन ऐसा किया गया था, कंप्यूटर का जो इसेंशियल प्रोग्राम्स है वो मिशन के लिए क्रिटिकल है, वो चलते रहे। ओवरलोड होने के बाद भी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लोडिंग का प्रोग्राम डला हुआ था, जो एक्चुअली में चांद के सरफेस पर लूनार मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली उतार देता है। लेकिन करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि ये लूनार मॉड्यूल ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा है जहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। लैंडिंग की जगह बदलती है। वो एक्चुअल लैंडिंग साइट से करीब 4 मील दूर एक और जगह डिसाइड करी जाती है जहां लैंड होगा। 8:16 पर बज एल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट कर देता है। ये काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि इसे लैंड करें या फिर मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। फाइनली लिटरली 30 सेकंड बचते हैं इस काउंटडाउन में। नील आर्मस्ट्रांग एक मैसेज भेजते हैं धरती पर, यानी कि ईगल लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रांग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मूवमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे टेलीविजन पर। उनके पहले शब्द दुनिया को सुना। इनके पीछे बज एल्ड्रिन भी चांद की जमीन पर अपना कदम रखते हैं और करीब अगले 2.5 घंटे तक ये चांद की मिट्टी पर और पत्थरों के सैंपल कलेक्ट करते हैं, फोटोज खींचते हैं, कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेटअप करते हैं। हालांकि बात सच है कि कोल्ड वॉर एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मून लैंडिंग करी गई। लेकिन क्योंकि मून लैंडिंग करी जा रही थी, इतनी बड़ी चीज़ थी, तो ओबियसली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ में लेकर गए थे और कई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे इस मिशन के। जैसे कि टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं मून पे जो सिग्नल ट्रांसमिट कर सके धरती पर। ये डिवाइस लेकर आते हैं अपने साथ जिससे कि सोलर विंड का मेजर किया जा सके। जो चांद पर आ रही एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिससे कि लेजर बीम्स धरती पर भेजी जा सके और उन लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सके धरती और चांद के बीच। साथ ही साथ ये एक पैसिव
सेंसोमीटर भी होता है जो चांद पर हो रहे अर्थक्वेक्स को मेजर कर सके। हालांकि उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं, उन्हें मून क्वेक्स कहेंगे। टोटल में 23 किलो पत्थर और मिट्टी का सैंपल ये चांद से कलेक्ट करते हैं और पीछे वहां छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन झंडा। लूनार मॉड्यूल को करीब 21 घंटे तक चांद पर रहना था। उसके बाद इसे वापस ऊपर जाकर सीएसएम मॉड्यूल से अटैच हो जाना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की जरूरत थी। इसके लिए इंजन चाहिए था और दोनों नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन इस बात से अनजान थे कि बाहर निकलते वक्त उस इंजन को चलाने के लिए जो स्विच होता है वो स्विच ही टूट गया था। इस चीज को बात मैंने वीडियो की शुरू में करी थी। जब वो वापस लौटते हैं अपने लूनार मॉड्यूल में तो वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। वो मिशन कंट्रोल से इस डैमेज के बारे में बताते हैं और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस प्रॉब्लम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है। बज एल्ड्रिन ने रियलाइज किया कि अगर वो सर्किट टूट गया है तो वो आसपास देखते हैं और उन्हें एक बॉल पेन दिखाई देता है। वो बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं और उस सर्किट को जोड़ने के लिए और इंजन को वापस जोड़ने के लिए फाइनली लूनार मॉड्यूल रीअटैच हो जाता है सीएसएम मॉड्यूल के साथ और इसके स्पेसक्राफ्ट को धरती की ओर मोड़ते हैं। इसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लैंड करने के लिए प्लान था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अब एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खतरा ये था कि ताकि जब पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे हैं। देखते ही देखते अपने पास सर्विस मॉड्यूल कैसे टूटने लग रहा है। इसके लिए एक अल्टरनेट भाषण इन्होंने लिखा था। इसमें ये लिखा था कि लेकिन थैंकफुली ऐसा होता नहीं है। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ की एटमॉस्फेयर से नीचे उतर जाता है, पैराशूट डिप्लॉय करता है और समुद्र में लैंड कर जाता है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा है, सेफ हैं। समुद्र में इन एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप शिप्स के द्वारा इवैक्यूएट कर लिया जाता है। ये सही मायनों में एक चमत्कार था कि ये जिंदा वापस लौट आ सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मिशन में हर चीज जैसा प्लान करी गई थी वैसे हुई। ऑलमोस्ट हर स्टेप पर प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ी। इन्होंने उन प्रॉब्लम से सक्सेसफुली डील किया और ये जिंदा वापस बचकर आ सके। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि वापस लौटने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन किया गया 2 हफ्ते तक कि किसी भी और इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि खतरा यह था कि कोई